मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम गिलफर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत यानी 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को माइंड मैपिंग तकनीक के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ये जो माइंड मैपिंग तकनीक है, इसका विकास टोनी बुचान महोदय ने किया था। यह तकनीक बहुत ही इंटरेस्टिंग तकनीक है। यह मेमोरी इम्प्रूवमेंट की एक सफल ग्राफिक तकनीक है। तो आइए अब हम गिलफर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत को इस तकनीक से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने एक माइंड मैप ये तैयार किया हुआ है। इसके सेंटर में गिलफर्ड का 3D स्ट्रक्चर यानी जो उन्होंने 3D मॉडल बनाया था घन, उसकी एक आकृति को सेंटर में रखा है और इसको 6 अलग अलग ब्रांचेज में बांटकर हमने समझने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो देखते हैं, इसमें पहली ब्रांच को हमने यहाँ बनाया है जो इस मॉडल के सामान्य परिचय से जुड़ी हुई है, यानी इसके प्रतिपादक, इस सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है, इसका मूल आधार क्या है, इन चीज़ों का हम जिक्र करेंगे इसमें। दूसरी ब्रांच में हमने गिलफर्ड द्वारा दी गई 3 विमाओं में से पहली विमाओं को इसमें रखा है, ऑपरेशन। तो इसमें इसकी सब ब्रांचेज बनाई गई हैं। सब ब्रांचेज में इस विमा के अंतर्गत कौन कौन सी संक्रियाएं शामिल हैं उनको दिखाया गया है। दूसरी विमा को इस ब्रांच में दिखाया गया है डिफरेंट कलर से। तो इसमें कंटेंट विषय वस्तु नामक विमा को रखा गया है। इसके बाद तीसरी विमा 3D मॉडल की उत्पादन की विमा है। उसमें जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके एलिमेंट्स, उसको हमने यहाँ इसकी सब ब्रांचेज में लिखा है। इसके बाद जो अगली विमा है वो उपयोगिता, इसके सारांश से जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र हमने यहाँ पर किया है। और लास्ट में इस 3D मॉडल की समीक्षा की गई है। इसमें कुछ कमियां मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई हैं, उनका जिक्र इस ब्रांच में दिखाया गया है। तो आइए अब देखते हैं माइंड मैपिंग की इस तकनीक को और गिलफर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत को समझते हैं इस मॉडल के द्वारा। तो इसमें चलते हैं पहली ब्रांच की तरफ। तो गिलफर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत की पहली ब्रांच सामान्य परिचय की तरफ संकेत करती है। तो इस मॉडल का प्रतिपादन यदि हम बात करें तो गिलफर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत का प्रतिपादन, तो उसमें नाम जुड़ा हुआ है। तो इसके प्रतिपादक जॉय पॉल गिलफर्ड हैं। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1955 में 3D इंटेलेक्ट दिया था और 1967 में इसको मॉडिफाई किया था। इनके इस सिद्धांत को, त्रिविमीय सिद्धांत को, कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप 3D मॉडल, बुद्धि संरचना सिद्धांत। एक और नाम है इसका सम्मिलित सिद्धांत, या कहें इसको यूनिफाइड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, संरचना प्रतिमान सिद्धांत। इसको बहुकारक सिद्धांत की श्रेणी में भी रखा गया है। हालांकि बहुकारक जो मल्टीफैक्टर थ्योरी है वो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित है, लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने गिलफर्ड के इस 3D मॉडल को भी मल्टीफैक्टर थ्योरी के अंतर्गत ही शामिल किया है। इसके यदि हम मूल आधार की बात करें कि ये किस पर बेस्ड है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस चीज को आधार बनाकर हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पर स्पीयरमैन के द्वैकारक सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की है। यानी कि स्पीयरमैन का द्वैकारक सिद्धांत इनके लिए एक आधारभूत सिद्धांत की भांति यहाँ कार्य करता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं तो थॉर्नडाइक ने मल्टीफैक्टर थ्योरी दी थी। उन्होंने बुद्धि की संरचना की व्याख्या में कई प्रकार के कारकों का उल्लेख किया है। तो उन कारकों का भी इन्होंने विश्लेषण किया और जिन कारकों की खोज थॉर्नडाइक महोदय नहीं कर पाए थे, उनकी खोज भी गिलफर्ड ने अपनी इस मॉडल में की, उनको जोड़ते हुए 3D इंटेलेक्ट प्रतिपादित किया। तो इन्होंने अपने इस सिद्धांत में 3D मॉडल में बुद्धि की संरचना को डिस्कस करने के लिए, उसकी व्याख्या के लिए मुख्यतः 3 विमाओं का जिक्र किया है। तो उसमें पहली विमा है संक्रिया, ऑपरेशन, दूसरी है विषय वस्तु और तीसरी है उत्पाद। तो इन तीनों विमाओं को, यानी इनके पूरे 3D मॉडल को अब हम डिटेल से अगली ब्रांचेज में स्टडी करते हैं, देखते हैं। इनकी पहली विमा की यदि हम बात करें तो इसमें ऑपरेशन यानी संक्रिया से जुड़ी हुई पहली विमा हमने यहाँ इस ब्रांच में डिनोट किया है। संक्रिया से अभिप्राय मानसिक क्रियाओं के स्वरूप से है, यानी कि हमारे ब्रेन में किस प्रकार से ऑपरेशन
फंक्शनिंग होती है, उससे जुड़ा हुआ उसका स्वरूप कैसा होता है, उस ब्रांच को इन्होंने पहली बीमा के रूप में यहां पर बताया है। तो यदि हम इनकी बात करें तो मूलतः इन्होंने 5 ऑपरेशंस की बात की थी, बाद में इसको बढ़ाकर 6 कर दिया था। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो 5 ऑपरेशंस कौन कौन से थे इनके 3D मॉडल में। तो पहले की तरफ यदि हम चलें तो इन्होंने पहले ऑपरेशन में कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी कॉग्निशन को शामिल किया है, जिसको हमने यहां पर डिनोट किया है सी से, यानी संज्ञान। यह अधिगम का पहला चरण होता है। जब हम किसी भी नॉलेज को गेन करते हैं, कोई भी सूचना जब हम अचीव करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको अपने कॉग्निटिव लेवल पर स्वीकार करते हैं। इसमें यदि हम बात करें कॉग्निशन लेवल की, तो यहाँ पर एज अ ब्लूम टैक्सोनॉमी के जितने भी लेवल हैं, उन लेवल में विद्यार्थी किस लेवल का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो सारे के सारे यहाँ पर कॉग्निशन यानी संज्ञान से जुड़े हुए हैं। यदि हम बात करें तो यहाँ पर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इस टाइप की जो एबिलिटीज हैं यानी संज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करना, तो पूरा का पूरा ये इन्होंने इस सब ब्रांच में लिखा है, जिसको कॉग्निशन या संज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं इनका दूसरा ऑपरेशन, जिसमें स्मृति यानी मेमोरी, इसको एम से यहाँ डिनोट किया है। बाद में इस ब्रांच को, स्मृति को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। तो पहली मेमोरी रिकॉर्डिंग, दूसरी मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी रिकॉर्डिंग मीन्स अभिलेखन, एनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सूचना को कितना जल्दी हम सीख लेते हैं, इससे जुड़ी हुई ये ब्रांच है। और दूसरी ब्रांच की हम बात करें तो मेमोरी रिटेंशन, यानी सूचना जो हमने प्राप्त की, सीखा है, उसको धारण करने की क्षमता कितनी है, जो हमने सीखा उसको हम कैसे कितना जल्दी रिकॉल कर पाते हैं, तो हमारी रिटेंशन पावर कितनी है। तो इस प्रकार से मेमोरी की यहाँ पर 2 सब ब्रांचेज बना दी गई। तो कुल मिला के यहाँ देखा जाए तो ये 3 ब्रांचेज हुई, पहली कॉग्निशन और दूसरी मेमोरी। और मेमोरी की 2 ब्रांचेस, पहली उसको एनकोड ऑफ द इंफॉर्मेशन यानी सूचना को प्राप्त करना और उसको धारण करना, ये 2। अब चलते हैं अगले ऑपरेशंस की तरफ जो इन्होंने बताया। तो उसमें अभिसारी चिंतन का जिक्र हुआ है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, यहाँ इसे एन सिंबल से डिनोट किया गया है। कन्वर्जेंट थिंकिंग से अभिप्राय ये होता है कि हमेशा हम एक ही सूचना को केंद्र में रखकर, यानी कि जितने भी विचार होंगे वो उस केंद्र की तरफ ही इंडिकेट होंगे। जैसे कि कई बार ट्रेडिशनल क्लासेज में ये रहता है कि अध्यापक जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जब उसी पढ़ाई हुई विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए जब वो प्रश्न करते हैं, तो अपेक्षा ये की जाती है कि क्लास के समस्त विद्यार्थी उनके द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु को ठीक उसी प्रकार से बताएंगे जैसा उन्होंने पढ़ाया है। यानी प्रश्न पूछने पर उनकी अपेक्षा जब यह रहेगी कि सभी विद्यार्थी वही उत्तर देंगे, यानी कि समस्त लोगों का जो थिंकिंग है उनके उस विषय वस्तु प्रश्न की तरफ ही इंडिकेट होगी और ठीक वही सूचना देंगे। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग होगी वह कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। और जस्ट इसके अपोजिट अपसारी चिंतन होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसको यहाँ डिनोट किया डी से। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात होगी तो इसका मतलब यह है कि विविध दिशाओं में सोचना, विविध दिशाओं में सोचना जिसमें नवीनता हो, जिसमें मौलिकता हो, यानी कि सीधे सीधे हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं। इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि यदि हम अपनी क्लासरूम में हों, तो क्लासरूम में सपोज कोई भी एक वस्तु उठा लेते हैं, जैसे कि डस्टर, तो यहाँ ओपन एंडेड टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो यदि हम यहाँ पर एक सवाल ये पूछें कि जो डस्टर है, इस डस्टर का क्या क्या प्रयोग हो सकता है, और हम अपने समस्त विद्यार्थियों से ये कहें कि आप जितना सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, भले ही वो सही हो उत्तर या गलत हो, इस प्रकार से आपको इसके प्रयोग को बताना है। यानी कि इस डस्टर के विविध प्रयोग बताने हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है, तो वहां पर विद्यार्थियों के उत्तरों में विविधता होगी। जैसे वो कह सकते हैं कि डस्टर है तो सामान्य उत्तर उनका होगा कि श्यामपट्ट साफ करने में। फिर हम कहेंगे कि और क्या हो सकता है, तो डिफरेंट दिशाओं में यहां सोचेंगे, यानी उनका चिंतन अपसारी चिंतन की तरफ जाएगा और वो विचार करेंगे कि ये लकड़ी का बना हुआ है,
तो जब हमको लकड़ी का ज्ञान कराना हो तो इसको दिखा सकते हैं। इसका जो शेप है वो घनाभ की शेप का है। जैसे कि यदि हम कोई क्लास में पढ़ाना हो 3D मॉडल, तो ये डस्टर घनाभ की शेप का है, तो हम डस्टर को दिखाकर भी यहाँ समझा सकते हैं कि लगभग इसी शेप में गिलफर्ड महोदय ने बुद्धि का जो मॉडल बनाया था वो इसी शेप में था, तो वहाँ भी इसका प्रयोग हो सकता है। यदि हमको ठोस वस्तुओं के विषय में बताना हो तब भी हम उसका जिक्र कर सकते हैं। यदि हमको उसके अलावा उसके ऊपर जो कपड़ा या रुई लगा होता है तो हो सकता है कि छोटे बच्चे हैं या विद्यार्थी विचार करें तो ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए टेबल पे पानी फैल जाए तो उसकी जगह हम डस्टर का प्रयोग कर सकते हैं सोख्ता के रूप में। यह भी हो सकता है कि उस डस्टर को जला के कोयला बना सकते हैं, या उस डस्टर को हथौड़ी की तरह से प्रयोग कर सकते हैं। कहीं कोई कील ठोकनी हो तो उसको हम हथौड़ी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही डस्टर का कई सारे प्रयोग उन्होंने बताए जो उनको पहले कभी उन्होंने नहीं सोचा था, या हम ये कहें कि जो अध्यापक ने कक्षा में नहीं बताया था। तो उन्होंने अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए उस वस्तु को केंद्र में रखकर उसकी विविध दिशाओं में सोचने का प्रयास किया जिनमें नवीनता थी, मौलिकता थी, और उन्होंने उसकी विविध दिशाओं में यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग में सोचा। तो जब इस प्रकार के चिंतन की बात होगी तो हम कहेंगे ये अपसारी चिंतन है, और अभिसारी इसका अपोजिट था, यानी कि एक ही वस्तु को सोचना है, सबका उत्तर एक जैसा हो। जैसे कि अक्सर छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल ही सिखाया जाता है, चाहे कहीं का भी बच्चा हो तो उसको हमेशा यही बताया जाएगा कि ए फॉर तो एप्पल, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी हो, तो उसको शुरुआत में यही सिखाया जाता है। जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग का अभिप्राय यह हुआ कि ए फॉर उसको अलग अलग वस्तुएं बताई जानी चाहिए, तो वो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा। अब देखते हैं इनके अगले ऑपरेशन की बात। तो गिलफर्ड महोदय ने यहाँ इस ऑपरेशन में मूल्यांकन को रखा है। मूल्यांकन से अभिप्राय यह होता है कि व्यक्ति में किसी भी सिचुएशन, वस्तु को मूल्यांकन करने की कितनी एबिलिटी मौजूद है, यानी उसकी मूल्यांकन क्षमता का आकलन किया जाता है। जैसे कि यदि हम कोई एक एग्जाम्पल लें कि सपोज को एजुकेशन सिस्टम, सह शिक्षा प्रणाली है, उसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में विचार कीजिए। तो यहाँ पर हर समय दिमाग में ये आएगा कि इसके ये मेरिट्स हैं, ये डीमेरिट्स हैं, और दोनों पहलुओं को यहाँ विचार करेंगे कि कितने इसके फायदे हैं, कितने इसके नुकसान हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे यहाँ पर, तो जब वहाँ जज करने की बात होगी तो ये मूल्यांकन वाले ऑपरेशन में आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गिलफर्ड महोदय ने अपनी पहली बीमा ऑपरेशन में इन मौलिक रूप से 5 ऑपरेशंस की बात की थी। पहला संज्ञान, दूसरा स्मृति, तीसरा कन्वर्जेंट थिंकिंग, चौथा डाइवर्जेंट थिंकिंग, और 5वां मूल्यांकन। और बाद में स्मृति को पुनः दो भागों में यहाँ बांट दिया। तो मेमोरी, एक रिकॉर्डिंग, दूसरा रिटेंशन, यानी पहले उसको अचीव करना, एनकोड करना, और उसको धारण करने की क्षमता। इस प्रकार से पहली ब्रांच को हमने बनाया जो ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। अब देखते हैं इसकी दूसरी बीमा। गिलफर्ड महोदय ने दूसरी बीमा में कंटेंट यानी विषय वस्तु को रखा है। विषय वस्तु से अभिप्राय यहां पर यह है कि जिसके आधार पर ये संक्रियाएं की जाती हैं, तो जिस आधार पर ये संक्रियाएं की जा रही हैं उनको ही यहां कंटेंट कहा गया है। तो मौलिक रूप से गिलफर्ड महोदय ने इनकी संख्या 4 बताई थी। विषय वस्तुओं को कुल कितने भागों में, मूलतः इन्होंने 4, बाद में मॉडिफाई हुआ तो ये 5 हो गए। देखते हैं इन 5 को। तो इन्होंने इसके जो 5 कंटेंट बताई, इनको हम देखते हैं ब्रांचेस के माध्यम से। इसकी जो सब ब्रांचेस बनाई गई हैं, तो यहाँ फिगरल पहला जो इन्होंने बताया कंटेंट का, तो इन्होंने कहा कि आकृतिक यानी मूर्त, जो चीजें हमको मूर्त रूप में दिखाई देंगी उस चीज को इन्होंने पहले यहाँ फिगरल रूप में रखा था। बाद में इसी को 2 सब ब्रांचेस में इन्होंने बांट दिया, और इन्होंने कहा कि इसको जो फिगरल था, एक विजुअल और दूसरा ऑडिटरी। विजुअल को यहाँ डिनोट किया V से, ऑडिटरी को यहाँ डिनोट किया A से। तो उन्होंने इसी फिगरल को 2 भागों में यहाँ पे बांट दिया। इस प्रकार से यहाँ इसके 5 कुल मिला के कंटेंट के पार्ट हो गए। अब इन सभी को देखते हैं।
जब हम दृश्य की बात करेंगे कि दृश्य कंटेंट क्या है, तो दृश्य कंटेंट से अभिप्राय ये होता है कि जो हम मूर्त रूप में अपनी आंखों से देखते हैं। दृष्टि के द्वारा हम क्या देखते हैं, तो वस्तु का आकार है, रंग है, रूप है। तो इस प्रकार से वस्तु के बारे में जो इंफॉर्मेशन हम अचीव कर रहे हैं विजुअली, उसकी इन्होंने एक यहां कंटेंट की ब्रांच बनाई। दूसरी ऑडिटरी, यानी सुनने के माध्यम से जिन सूचनाओं को हम अचीव करते हैं कि ये आवाज किसकी है, कम है, ज्यादा है, तारत्व कैसा है। तो इस प्रकार से जहां पर सूचना हमको ऑडिटरी माध्यम से मिल रही है, उसको यहाँ पर कंटेंट का हम दूसरा स्वरूप कहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नीचे रेड कलर में एक और ब्रांच बनाई गई है, इसको काइनेस्थेटिक यानी गति संवेदी नाम दिया गया है। अभी तक इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि इसको भी शामिल कर लिया जाए। तो अभी तक यदि केवल इन दो ब्रांचेस को शामिल किया जाए तो गिलफर्ड के सिद्धांत में वर्तमान समय में 180 मुख्य कारक हैं, लेकिन इसको भी जब शामिल किया जाएगा तो ये बढ़कर 216 कारक हो जाएंगे। अब देखते हैं इसके अगले कंटेंट के विषय में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंबॉलिक, यानी सांकेतिक या प्रतीकात्मक। इससे अभिप्राय यह होता है कि शब्द, अर्थ, चिन्ह इत्यादि चीजों का प्रयोग। इसमें साइंटिफिक सिंबल्स भी हो सकते हैं, परंपरागत सिंबल भी हो सकते हैं, अल्फाबेटिकली सिंबल हो सकते हैं, ABCD 1 2 3 4 5 इस टाइप के कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी कंटेंट का एक माध्यम है और इसको हमने डिनोट किया है ऐसे। नेक्स्ट, तो यहाँ अर्थात्मक या शाब्दिक यानी सेमेंटिक, इसे डिनोट किया M से। तो जब अर्थ या विचार से जुड़ा हुआ कंटेंट होता है तो उसको हम कहते हैं कि शाब्दिक कंटेंट है। लास्ट जो उन्होंने शामिल किया वो था व्यवहारिक पक्ष से जुड़ा हुआ, यानी सामाजिक बुद्धि से डायरेक्टली रिलेटेड, इसको डिनोट किया B से। इससे अभिप्राय यह होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में जो चीज परिलक्षित होती है, यानी जो कंटेंट हम व्यवहार से देख के सीखते हैं, या कंटेंट का वह हिस्सा जो उसको सोशली, या हम कहें कि सोशली बनाता है, या समाज में उसका जो व्यवहार देखने में मिलता है उससे जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, उसको डिनोट किया यहाँ कंटेंट में ही, उसको B से यहाँ इंडिकेट किया है। उसको भी इन्होंने कंटेंट की लास्ट बीमा के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गिलफर्ड महोदय ने अपने 3D इंटेलेक्ट में दूसरी बीमा कंटेंट के अंतर्गत उन्होंने मूलतः 4 और बाद में 5 एलिमेंट्स को शामिल किया, जिसमें पहला दृश्य विजुअल, दूसरा श्रव्य, तीसरा सिंबॉलिक, चौथा सेमेंटिक यानी शाब्दिक, और 5वां व्यवहारिक। इस प्रकार से इस ब्रांच में ये 5 सब ब्रांचेज हुई। अब देखते हैं तीसरी बीमा। गिलफर्ड के 3D मॉडल में तीसरी बीमा की यदि हम बात करें तो वह बीमा प्रोडक्ट यानी उत्पादन से जुड़ी हुई है। इसको उन्होंने 6 भागों में बांटा है, जिसको हमने यहाँ पर सब ब्रांचेज बनाकर इसकी 6 सब ब्रांचेज बनाई हैं, उसमें यहाँ पर इंडिकेट किया है। देखते हैं पहला उन्होंने बताया था यूनिट्स, जिसे यहां इंडिकेट किया U से, यानी इकाइयां। तो छोटी छोटी इकाइयां, यानी कि सूचना का वो छोटा सा स्वरूप जो प्रोडक्ट के रूप में हमको दिखाई दे। यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स, जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसको यहां पर उन्होंने पहला भाग दिया। दूसरा, उन यूनिट्स से मिलकर ही क्लासेस का निर्माण होता है, तो इस प्रकार से यहां पर क्लासेस का जिक्र होगा। फिर हम बात करें जब क्लासेस के बाद, तो जब क्लासेस बना दी जाएंगी तो उनमें परस्पर क्या रिलेशन है, तो ये तीसरा इन्होंने प्रोडक्ट की बीमा में रखा, इसे डिनोट किया R से। जब यही संबंध, इसमें हम देखते हैं कि एसोसिएशन क्या है उन क्लासेस के बीच में, यूनिट्स के बीच में, सीक्वेंस क्या है, उनमें एनालॉजीज है कि नहीं है, मीन्स उनमें पैटर्न को हम पता लगाते हैं। वही जब मल्टीपल फॉर्म में होता है, बहुत सारे रिलेशंस जब हम शो करने लग जाएं, तो मल्टीपल रिलेशंस को ही जब एकजुट कर देंगे तो सिस्टम का स्वरूप बन जाएगा, यानी सिस्टम का फॉर्म यहां बन जाता है। इसको हमने डिनोट किया S से। फिर हम बात करें तो जब सिस्टम हो गया तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सूचना का आदान प्रदान यानी ट्रांसफॉर्मेशन, इसको डिनोट किया T से।
और लास्ट ओवरऑल इस चीज का क्या इम्प्लीकेशन है, इसका क्या आशय है, नेतार्थ क्या है। तो इस चीज को इन्होंने उत्पादन की अंतिम सब ब्रांच यानी बीमा के रूप में स्वीकार किया। इसको डिनोट किया यहां पर आई से। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज हमारा घर होता है, मकान है, तो मकान में जो बेसिक है, फंडामेंटल यानी ईंटें, तो यहां पर उसको हम कहेंगे ये यूनिट है, इकाई है, उसकी ईंटें। ईंटों से मिलके वर्ग बनता है यानी क्लासेस। तो घर में यदि हम बात करें तो ईंटों से मिलके एक वर्ग हो गया किचन, उसके कमरे, उसमें ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, उसके अन्य कमरे, इस प्रकार से ये अलग अलग इसके क्लासेस हो गए। अब हम संबंध की बात करें तो यहां पर यह हो सकता है कि आप अपने मकान में जो गेस्ट रूम होगा वो कहाँ बनाएंगे, मीन्स बाहरी जो हिस्सा होगा, खुला हुआ लॉन होगा, उससे अटैच करके बनाएंगे। तो यहाँ रिलेशन की बात होगी कि कौन से वर्गों में कहाँ पर कौन सी चीज रखी जाए। इस प्रकार से मीन्स कमरा कहाँ होगा, किचन कहाँ होगी, सामने फ्रंट कहाँ होगा। इस प्रकार से हम एक दूसरे से जोड़ के ही घर की संरचना बनाते हैं, रिलेशन। फिर हम बात करें कि सारे के सारे रिलेशन पूरे घर का जो स्ट्रक्चर होगा, यानी कि सारे वर्ग, सारे कमरे, किचन, बाथरूम, जितने भी पार्ट्स होंगे उस घर के, वो सब मिलाने के बाद एक कंप्लीट घर बनता है। उस घर को कहते हैं सिस्टम। जब सिस्टम तैयार हो गया तो हमको ये देखना होता है कि वो सिस्टम यानी घर से बाहर जाने का रास्ता भी हो, दूसरे घरों से उस घर तक आने का रास्ता भी हो। तो मीन्स कनेक्टिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपने यहां से दूसरे के यहां जा सकें और दूसरे के यहां से अपने यहां आ सकें, एक ट्रांसफॉर्मेशन। फिर ओवरऑल जब बन जाए तो इस सिस्टम का क्या निहितार्थ है, क्या आशय है, इसकी क्या उपयोगिता है, इस चीज की तरफ हम इंडिकेट करते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल के द्वारा भी इनके उत्पादन वाली बीमा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस प्रकार से गिलफर्ड महोदय ने अपने 3D इंटेलेक्ट में इन 3 बीमाओं का जिक्र किया है। तो पहली बीमा में उन्होंने जो बताया मूलतः 5 ऑपरेशन, बाद में 6। दूसरी बीमा में मूलतः उन्होंने बताया कंटेंट में 4 और बाद में जो सुधार हुआ तो 5। और तीसरी बीमा में उन्होंने शुरू से ही 6 ही हिस्सों को रखा। अब हम देखते हैं इस 3D इंटेलेक्ट की उपयोगिता, सारांश या महत्व के बारे में, जिसकी हमने एक अलग से ब्रांच बनाई हुई है, अलग कलर में। यहां पर देखते हैं गिलफर्ड महोदय के यदि हम सिद्धांत की उपयोगिता की बात करें तो ये सिद्धांत निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। यह सिद्धांत आगामी सिद्धांतों के लिए एक नींव का कार्य करता है और हमारे शिक्षा के पूरी प्रणाली को एक सुधार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ संकेत करता है, क्योंकि यही सिद्धांत है जो मानसिक योग्यताओं पर सबसे अधिक ध्यान देता है। ये कहें कि विशिष्ट योग्यताओं की जानकारी प्रदान करता है, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में सुधार के लिए हमारी मदद करता है, अनुदेशन के लिए सुझाव देता है, संवर्धन कार्यक्रम कैसे हों, कौन सी किस योग्यता पर ध्यान दिया जाए, इसका जिक्र करता है, नए विचार, सुधारात्मक शिक्षण कैसे हो, इसके लिए भी हमको निर्देशन का कार्य करता है, गाइडलाइन प्रदान करता है। भावी अधिगम के लिए ये आधार है कि हम भविष्य में एक उन्नत अधिगम प्रणाली को कैसे अपनाएं, इसके लिए भी हमारा दिशा निर्देशन करता है। इस प्रकार से यदि हम कहें तो गिलफर्ड के 3D मॉडल हमारे लिए अत्यंत ही महत्व का सिद्धांत है। अब हम इसमें देखते हैं इसका सारांश रूप में इनकी समस्त बीमाओं को। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन्होंने कहा कि बुद्धि इन तीनों बीमाओं के गुणनफल के बराबर है, यानी कि इनका 3D इंटेलेक्ट जिसमें जितनी ये यूनिट बनेंगी उन यूनिट्स का समग्र रूप ही इंटेलिजेंस है। तो मूलतः उन्होंने बताया यहां पर ऑपरेशन, कंटेंट, उत्पाद, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, उसी को यहां सीक्वेंस में लिखा गया है। तो पहले जो मौलिक रूप से था, संक्रियाओं की संख्या 5 थी, विषय वस्तु उनकी संख्या 4, उत्पाद 6। तो कुल मिला के हमने यहां देखा तो 5 गुणे 4 गुणा 6 बराबर 120 कारक थे। दोबारा जब सुधार हुआ तो संक्रियाएं 5 ही थी, विषय वस्तु में यहां 5 हो गई, क्योंकि विषय वस्तु में उन्होंने फिगरल वाले को, इधर देख लेते हैं, उन्होंने यहां पर जो फिगरल था उसको दृश्य और श्रव्य 2 भागों में बांट दिया था।
इसलिए यहां पर पुनः वापस आते हैं तो देखते हैं 5 गुणा 5 गुणा 6 बराबर, तो यहां पर कारक हो गए थे उनके सुधार के बाद 150। अब वर्तमान समय की बात करें तो यहां पर संक्रियाओं की संख्या बढ़कर 6 हो गई, जो मौलिक रूप से 5 थी। छठवें में यहां आप देखेंगे तो इसमें स्मृति शुरुआत में एक ही विमा थी, यानी एक ही पार्ट था ऑपरेशन का। बाद में उन्होंने इस स्मृति को 2 भागों में बांट दिया, यानी इस मेमोरी को मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन। तो यहां पर एक बढ़ गया, तो यहां पर आप देखेंगे इस ऑपरेशन में 5 से बढ़ के संख्या होगी 6 और विषय वस्तु 5 और यहां उत्पाद 6। तो इन सब का मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 180 कारक हुए। तो इस प्रकार से वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो गिलफर्ड के इस मॉडल में कुल मिलाकर 180 कारक मौजूद हैं। अब हम इसको देखते हैं एक मॉडल के माध्यम से जो हमने बनाया हुआ है कि 180 कारक कैसे एक मॉडल में मौजूद हैं। तो ये एक 3D इंटेलेक्ट है जो बनाया गया है। अब इसमें आप देखेंगे यहां पर इसके हमने ऊपरी सरफेस पर यहां ये ऑरेंज कलर किया हुआ है। ऑरेंज कलर में जो आपने यहां पर लिखा हुआ है कि 5 ऑपरेशन थे मौलिक रूप से और बाद में 6 हुए और कंटेंट जो 4 थी वो 5 हुई। तो इस वाले सरफेस में हमने कंटेंट को लिखा हुआ है, तो कंटेंट अब वर्तमान में 5 हैं, यानी इसके 5 हिस्से कर दिए हमने सरफेस के। तो यहां पर हमने पहला हिस्सा दृश्य का किया, दूसरा ये श्रव्य का किया, तीसरा सांकेतिक किया, चौथा अर्थ का किया, 5वां व्यवहार का किया। तो ये 5 हिस्से ऐसे अलग अलग समझ लीजिए कि एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इसके बाद यदि हम बात करें ऑपरेशन, तो ऑपरेशन यहां पर मौलिक रूप से 5 थे, बाद में 6 हुए। तो यहां पर आप देखेंगे एक स्मृति को शुरू में एक ही माना गया था, इसलिए ये 2, 3, 4, 5। फिर इसके 2 भाग हुए तो डॉट डॉट लाइन से यहां पर इसके 2 भाग किए गए हैं, तो कुल हिस्से हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 पार्ट ऐसे ऐसे आपको काटने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद उत्पादन वाली विमा को देखते हैं। तो इस विमा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कलर भी इसमें इसीलिए समान बनाया गया, इसका कलर आप इससे मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये इसकी विमा है। तो इसमें 6 हैं, तो 6 इस प्रकार से इकाई वाला एक हिस्सा, वर्ग, संबंध, तंत्र, स्थानांतरण, आशय, ये 6 पार्ट्स हो गए। अब हम देखते हैं 180 कैसे बनता है। तो पहले हिस्से हमने मान लीजिए ऐसे ऐसे काट दिए, 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार से टुकड़े कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़े हुए। 5 के बाद यहां से ऑपरेशन के हिसाब से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार ऐसे काटेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इधर से 5 टुकड़े, इधर से 6 टुकड़े, तो कुल मिला के अब कितने टुकड़े हो गए आपके पास, 30 टुकड़े होने के बाद अब आप देखेंगे कि हर टुकड़ा आपका ये वार की तरह से यहां से ये पूरा का पूरा एक टुकड़ा यहां ये अलग हो गया। तो इसको अब उत्पादन के हिस्सों में बांटना है, यानी इकाई, वर्ग, संबंध, तंत्र, स्थानांतरण, आशय। फिर इसके ऐसे ऐसे टुकड़े करेंगे यहां पर, और ये ऐसे टुकड़े यहां से जब बार बार ये टुकड़े होंगे तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4, 5, 6। तो कुल मिला के देखा जाए फिर 30 के 6 टुकड़े दोबारा से, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना हुआ, 180। कुल मिला के ये कहा जाए कि इसका एक एक यूनिट इसमें जोड़ेंगे यहां पर, तो 1 यूनिट ये हुआ इतना, दूसरा यूनिट ये हुआ, तीसरा यूनिट ये हुआ, चौथा यूनिट इतना हुआ, 5वां यूनिट ये हुआ। इस प्रकार से आप यहां पर टुकड़े करेंगे और देखेंगे तो इसमें 180 इस प्रकार के घन काटे जा सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। यही इसके यूनिट हैं, यही इसके फैक्टर हैं जो गिलफर्ड महोदय ने बताया था। तो इसको हम पकड़ के ही इस माध्यम से समझ सकते हैं, क्योंकि 3D मॉडल है। अब तक जितने भी हमने मॉडल की चर्चा की, सिद्धांतों की बात की, वो सारे के सारे मॉडल कहीं ना कहीं सरफेस पर ही उनको समझा जा सकता था, यानी एक्स वाई एक्सिस पर, ओनली समतल के माध्यम से। लेकिन ये पहला ऐसा सिद्धांत है जो 3D मॉडल है, यानी एक्स वाई
एक्सिस के साथ साथ जेड एक्सिस की बात करता है। जैसे यहां पर यदि हम इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें, तो हमको इसके पीछे ये जेड एक्सिस की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस 3D मॉडल के द्वारा हम बुद्धि के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं जो गिलफर्ड महोदय ने बताया था। आइए अब देखते हैं इस सिद्धांत की कुछ कमियां या आलोचनाओं के विषय में, करते हैं इस सिद्धांत की समीक्षा। इसकी आलोचनाओं की बात करें तो कुछ मनोवैज्ञानिक हुए जिनमें एक नाम आता है फेरस। इन्होंने कहा कि गिलफर्ड का यह सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत नहीं लगता, बल्कि इसे बुद्धि का वर्गीकरण करने की पद्धति कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इनका कहना यह था कि सिद्धांत तो लगता ही नहीं, ये तो एक सिस्टम लगता है, एक पद्धति का फॉर्म है। दूसरे एक और मनोवैज्ञानिक हुए आइजेंक। इनका कहना था कि गिलफर्ड ने बुद्धि को संक्रियाओं में विभक्त किया है, यानी बुद्धि बराबर ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट और बराबर 120 मूलता हुआ, जो हमने यहां पर देखा भी था। 5 × 4 × 6 बराबर 120। तो यहां 120 था मूलता। तो इनका कहना आइजिंग का यह था कि इन्होंने 120 में से केवल 80 का ही कारक विश्लेषण किया है, बाकी तो अनुमानता है। इनका कहना यह था कि जिन 120 योग्यताओं को मूलतः इस मॉडल में गिलफर्ड महोदय ने दिखाया है, लेकिन रियलिटी में उन्होंने इस सिद्धांत में उन 120 का फैक्टर एनालिसिस नहीं किया है, केवल 80 लगभग 80 फैक्टर्स का ही एनालिसिस कर पाए हैं, बाकी केवल अनुमान से लिख दिया गया है। इसलिए ये इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कमी है। तीसरे एक और मनोवैज्ञानिक हुए। इन्होंने अध्ययन किया और कहा कि गिलफर्ड द्वारा बताए गए अलग अलग कारक, संरचनाएं बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, उनमें अस्पष्टता है। क्योंकि यहां पर यदि हम देखेंगे तो ये तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके जस्ट पीछे वाले हिस्से की बात करें तो उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, और उसके जो बीचों बीच में होंगे यूनिट्स, उनका नाम देना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, यानी अस्पष्टता है। गिलफर्ड महोदय खुद भी सारी योग्यताओं के विषय में नहीं बता पाए हैं, लेकिन इतनी अधिक आलोचनाओं के बावजूद भी गिलफर्ड का यह 3D मॉडल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, और यह मॉडल आने वाले समस्त सिद्धांतों के लिए, जितने भी बुद्धि के सिद्धांत बने उनके लिए एक दिशा देने का कार्य करता है। यही मॉडल है जिसने क्रिएटिव थिंकिंग के क्षेत्र में और बुद्धि के क्षेत्र में एक नई क्रांति को जन्म दिया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गिलफर्ड का यह त्रिविमीय सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। आशा है कि आपको ये सिद्धांत, गिलफर्ड का त्रिविमीय मॉडल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।